नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आर्य न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ जो उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से आ रही है। तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह है और डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में वहां पर आमंत्रित किए गए हैं। कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी भी शामिल होंगे। लगभग 11 बजे के आसपास टीएमयू सभागार में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां पर सूबे के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में बुलाए गए हैं। और आपको बताते चले वहां पर सूबे के मुखिया डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा पहुंचेंगे और इनके साथ भूपेंद्र सिंह चौधरी मंत्री हैं, वो भी पहुंचेंगे विश्वविद्यालय में और वहां पर आपको बताते चले संबोधन देंगे। लगभग 11 बजे के आसपास का समय रखा गया है विश्वविद्यालय में, जहां पर तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय का समारोह है। और आपको बताते चले वहां पर सूबे के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा और इसके साथ साथ दिनेश शर्मा के साथ साथ मंत्री भी वहां पर पहुंचेंगे और वहां पर बच्चों से मिलेंगे। तो मिर्जापुर से आ रही बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा देते हैं। बारिश से गंगा का जल स्तर बढ़ने लगा है। 2 दिन में 2 मीटर बढ़ा है गंगा का जल स्तर। इसके साथ साथ आपको यही बता दें कि 4 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पानी का जल स्तर बढ़ रहा है। पानी जिले में और चौकियों को भी सक्रिय कर दिया गया है। बाढ़ का खतरा जो है वो मंडराने लगा है और खतरे को भांपते हुए चौकियों को सतर्क कर दिया गया है। इसके साथ साथ लोगों से भी ऊपरी सतहों पर जाने के लिए कह दिया गया है। तो बड़ी खबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। लगातार हो रही झमाझम बारिश की वजह से कई राज्यों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। मिर्जापुर भी इससे अछूता न रहा। बारिश से गंगा का जलस्तर जिस तरीके से बढ़ता जा रहा है, चौकियां और प्रशासन सतर्क हो चुका है। 2 दिन में आपको बताते चले 2 मीटर गंगा का जलस्तर बढ़ चुका है। तो नई दिल्ली की स्पेशल सेल पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बताते चलो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने शुक्रवार को मोस्ट वांटेड गैंगस्टर में से एक काला जठेड़ी उर्फ संदीप को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली पुलिस ने काला जठेड़ी पर 7 लाख रुपए का इनाम घोषित किया हुआ था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की काउंटर इंटेलिजेंस की डीसीपी मनीषी चंद्रा के अनुसार शुक्रवार को यूपी के सहारनपुर से मोस्ट वांटेड क्रिमिनल काला जठेड़ी को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने जानकारी दी है कि काला जठेड़ी के खिलाफ दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में कई मामलों में मुकदमे दर्ज किए गए थे, एफआईआर दर्ज थी। और बताया भी जा रहा है कि काला जठेड़ी का गैंग लूट और हत्या की वारदात को अंजाम देने के साथ ही रंगदारी, फिरौती, पैसे वसूली के काम किया करता था। जानकारी के अनुसार काला जठेड़ी वर्तमान में लॉरेंस बिश्नोई के गैंग को चला रहा था। दरअसल लॉरेंस बिश्नोई के गिरफ्तार होने के बाद उसके गैंग को थाईलैंड से राजू बसौदी चला रहा था, जिसके गिरफ्तार होने के बाद काला जठेड़ी इस गैंग में सक्रिय रूप से शामिल हो गया और ऑपरेट करने लगा। बताते चले कि बीते साल गुरुग्राम पुलिस पर हुए हमले के बाद काला जठेड़ी को छुड़ा लिया गया था, जिसके बाद से ही वह फरार चल रहा था। दरअसल बीते साल 2 फरवरी के दिन गुड़गांव में पुलिस काला जठेड़ी को पेशी के लिए फरीदाबाद अदालत में लेकर आई थी, जिसके बाद पुलिस पर वापसी के समय गैंग वालों ने हमला कर दिया था। गाड़ी पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई थी। उसके बाद काला जठेड़ी उर्फ संदीप को छुड़ा लिया गया था। तो WHO ने दुनिया के देशों को आगाह कर दिया है, अगर टीकाकरण अभियान में तेजी नहीं लाई गई और जल्दी से जल्दी सबको दोनों डोसेज नहीं दी गई, कोरोना के नए नए वेरिएंट वर्तमान से ज्यादा जानलेवा होते जाएंगे। WHO ने कहा है कि डेल्टा वेरिएंट हमारे लिए चेतावनी है कि हम जल्द इसे दबाने के लिए आवश्यक कदम उठाएं, वरना स्थिति और ज्यादा बुरी हो सकती है। WHO ने कहा है कि स्थिति और ज्यादा बुरी होने से पहले टीकाकरण अभियान पर जोर देना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि डेल्टा वेरिएंट के खतरनाक परिणामों को देखते हुए इस पर काबू पाने के लिए तत्काल कार्रवाई की बेहद जरूरत है। साथ ही अपील की है कि सितंबर के आखिरी तक सभी देश कम से कम अपनी 10% आबादी को टीकाकरण जरूर करवा दें। तेजी से फैलने वाला डेल्टा वेरिएंट अब तक 132 देशों में दस्तक दे चुका है। WHO के इमरजेंसी डायरेक्टर
माइकल रियान ने कहा है कि डेल्टा हमारे लिए चेतावनी है। यह चेतावनी है कि हम सचेत हो जाएं। इससे पहले कि और खतरनाक वेरिएंट सामने आए, हमें इसे दबाने के लिए तत्काल कार्रवाई की जरूरत है। और इसी के साथ साथ WHO के प्रमुख ने कहा है कि अब तक 4 वेरिएंट को लेकर चिंता है और जब तक कोरोना वायरस फैलता रहेगा तब तक और वेरिएंट सामने आते जाएंगे। टेड्रोस ने बताया है कि पिछले 4 सप्ताह में WHO के 6 क्षेत्रों में 5 में औसतन 80% की दर से संक्रमण बढ़ रहा है। डेल्टा वेरिएंट पर चिंता जाहिर करते हुए टेड्रोस ने कहा है कि संक्रमण पर नियंत्रण पाने के लिए अब भी सुरक्षात्मक उपाय की बेहद जरूरत है। इसके तहत भौतिक दूरी का पालन, फेस मास्क, हाइजीन का ख्याल, अनावश्यक बाहर जाने से बचाव कारगर होंगे। तो मिजोरम और असम के बीच सीमा विवाद को लेकर हुई हिंसा का मामला धीरे धीरे अब आगे बढ़ता जा रहा है। मिजोरम पुलिस ने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा को राज्य पुलिस के 4 वरिष्ठ अधिकारियों और के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज कर लिए हैं। ये केस मिजोरम पुलिस ने कोलासिब जिले के वैरांगते नगर के बाहरी हिस्से में हुई हिंसा के मामले में दर्ज किया है। आपको बताते चले कि मिजोरम के पुलिस महानिरीक्षक जॉन एन ने बताया है कि इन सभी लोगों के खिलाफ हत्या का प्रयास और आपराधिक साजिश समेत कई अन्य धाराओं में केस दर्ज किया गया है। जॉन एन ने बताया है कि सीमांत नगर के पास मिजोरम और असम पुलिस बल के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद सोमवार देर रात को राज्य पुलिस की ओर से वैरांगते थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। उन्होंने बताया कि असम पुलिस के 200 अज्ञात कर्मियों के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है। बताते चले कि इससे पहले असम पुलिस ने कोलासिब जिले के पुलिस अधीक्षक और उपायुक्त समेत मिजोरम सरकार के 6 अधिकारियों को धोलाई पुलिस थाने में सोमवार को पेश होने के लिए समन जारी किया था। तो ईडी ने धन शोधन मामले की जांच के सिलसिले में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख और उनके बेटे को सोमवार को यहां अपने सामने पेश होने के लिए नया समन जारी कर दिया है। बताया जा रहा है कि राकपा के 72 वर्षीय नेता और उनके बेटे ऋषिकेश को धन शोधन रोकथाम कानून के प्रावधानों के तहत 2 अगस्त को मामले के जांच अधिकारी के समक्ष पेश होने को कहा गया। देशमुख मामले में पूछताछ के लिए संघीय जांच एजेंसी के कम से कम 3 समन पर पेश नहीं हुए हैं और उनके बेटे और पत्नी को भी बुला लिया गया था और वे भी पेश नहीं हुए। समन महाराष्ट्र पुलिस प्रतिष्ठान में 100 करोड़ रुपए की कथित रिश्वत सहजबरन वसूली रैकेट के संबंध में PMLA के तहत दर्ज आपराधिक मामले में जारी किया गया था, जिसके कारण अप्रैल में देशमुख ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। एजेंसी ने पिछले महीने देशमुख के मुंबई और नागपुर स्थित परिसरों के साथ ही उनके सहयोगियों और अन्य के परिसरों पर छापेमारी की थी। बाद में इसने इस मामले में उनके 2 सहयोगियों, निजी सचिव संजीव पलांडे और निजी सहायक कुंदन शिंदे को गिरफ्तार कर लिया था। तो दिल्ली के दक्षिण रिज के बिहड़ों में छुपा मालचा महल में अवध राजवंश के राजकुमार और राजकुमारी रहा करते थे, जो आज भी गुमनामी का जीवन बिता रहे हैं। कहते हैं कि आज भी बेगम की आत्मा जो है वो इस महल में भटकती रहती है। आखिर क्या है इस महल की कहानी, इस रिपोर्ट में जानिए। मालचा महल दिल्ली के दक्षिण एरिया के बिहड़ों में छुपा है। इसका निर्माण आज से 700 साल पहले फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। वो इसे अपनी शिकारगाह के रूप में इस्तेमाल किया करते थे। उनके देहांत के बाद से ही ये महल कई सदियों से वीरान रहने के कारण खंडर हो चुका था। इस खंडर हो चुके महल में 1985 में अवध घराने की बेगम विलायत खान अपने 2 बच्चों, 5 नौकरों और 12 कुत्तों के साथ रहने आई। इस महल में आने के बाद वो कभी इस महल से बाहर नहीं निकली। इस महल में बेगम विलायत खान ने 10 सितंबर 1993 को आत्महत्या कर ली थी। कहते हैं कि बेगम की रूह आज भी उस महल में भटकती है और इसी वजह से इस महल की गिनती एक डरावनी जगह में की जाती है। तुगलक द्वारा बनवाई गई ये शिकारगाह है। इसमें 3 मुख्य कक्ष हैं। बीच वाला कक्ष बड़ा है, ये लगभग चौकोर है और तुगलक
रोमांचक शिकार पर निकलने के समय इसका उपयोग किया करते थे। इस महल को लेकर कहानी कुछ दिलचस्प है। अवध के आखिरी नवाब वाजिद अली शाह को 1856 में अंग्रेजों ने सत्ता से बेदखल कर दिया था। उन्हें कोलकाता जंगल में डाल दिया गया और जहां उन्होंने अपने जीवन की आखिरी 26 साल गुजारे। जब 1947 में भारत देश आजाद हुआ तो उस दौरान वाजिद अली शाह का खानदान इधर उधर बिखर चुका था। बेगम विलायत महल 1970 के करीब लोगों के सामने आए। उनका दावा था कि वो अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह की परपोती वो भारत सरकार के उन तमाम जायदाद के बदले मुआवजे की मांग कर रहे थे, जिसे भारत सरकार ने उनके दादा परदादा से जब्त कर लिया था। जब विलायत महल की मांगों पर कोई सुनवाई नहीं हुई तो एक दिन अचानक उन्होंने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के वीआईपी लाउंज को अपना घर बना लिया। 10 साल तक उन्हें वहां से हटाने की नाकाम कोशिशें होती रही। आखिरकार सरकार ने उन्हें मालचा महल दे दिया। विलायत महल ने सरकार के इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और बेटे प्रिंस अली राजा और बेटी सकीना महल के साथ मालचा महल में आ गए। वो अपने साथ 8 कुत्तों को लेकर भी आई थी। बस ये नाम का महल था, ना तो इसमें बिजली थी, ना पानी और ना ही खिड़की दरवाजे थे। जंगली जानवरों को रोकने के लिए इस महल में चारों ओर से लोहे की जालियां लगी थी। बेगम विलायत महल और प्रिंस अली राजा के जीते जी यहाँ किसी को कदम रखने की इजाजत नहीं थी। वो आम लोगों से मिलना पसंद नहीं करते थे, ना तो कोई वहाँ आता था और ना ही वो कहीं जाते थे। महल के बाहर मोटे अक्षरों में लिखा था कि अनाधिकृत प्रवेश करने पर गोली मार दी जाएगी। मालचा महल में आने के तकरीबन 10 साल बाद 65 साल की उम्र में बेगम विलायत महल ने आत्महत्या कर ली। कुछ साल पहले बेगम सकीना महल भी गुजर गए, तो वहीं प्रिंस अली रजा कई साल से बेहद गरीबी में अकेले रहते थे। नवंबर 2017 में उनका भी देहांत हो गया। कहा यह जाता है कि भूख से उनकी मौत हो गई। मौत के बारे में भी करीब 1 महीने बाद ही पता चल सका। रजा की मौत के बाद महल का निरीक्षण करने गए एएसआई की टीम के सदस्य राम सिंह बताते हैं कि वहाँ के हालात देखने से ऐसा लग रहा था कि वहाँ लंबे समय से भोजन नहीं बना है। बता दें कि इस महल तक पहुँचना बेहद कठिन है। जंगल में करीब 1.5 किलोमीटर सड़क के बाद एक संकरा रास्ता ऊंचाई की ओर जाता है, जिस पर करीब 30 मीटर आगे जाने पर एक खंडर दिखाई देता है और ये खंडर चमगादड़ों से भरा पड़ा है। नवाब के परिवार के लोगों का टूटा फूटा सामान यहाँ बिखरा पड़ा है। कुछ लोग इसे भूतिया महल भी कहते हैं। वो इसे इसी नजरिए से देखते हैं। स्पेशल रिपोर्ट आर्या न्यूज़। तो अक्सर कई लोग भूतिया फिल्म देखने के लिए सिनेमाघरों में जाना पसंद करते हैं, लेकिन जब बात हॉन्टेड प्लेस जाने की आती है तो लोगों के पसीने छूट जाते हैं। भारत में ऐसे कई हॉन्टेड प्लेस हैं जहां लोग बेहद कम जाना पसंद करते हैं। हॉन्टेड जगहों में से एक है भूली भटियारी महल। इस महल की पूरी कहानी इस रिपोर्ट में। सभी हॉन्टेड जगहों से आप अच्छी तरह वाकिफ होंगे, लेकिन ये जगह के बारे में आप अब भी अनजान हैं। दरअसल ये जगह दिल्ली वालों से गुप्त रखी गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पुलिस खुद लोगों को जाने से रोकती है। ये जगह करोल बाग में है। अब आप सोच रहे होंगे कि दिल्ली जैसे भीड़ भाड़ भरे शहर में ऐसी हॉन्टेड जगह कहाँ से आई। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, ये जगह आज से नहीं बल्कि बहुत पहले से है। ये दिल्ली का भूली भटियारी महल है। करोल बाग के बग्गा लिंक से यहाँ तक जाने के लिए एक रोड दी गई है। ये आपको वीरान जंगल की ओर ले जाती है। इस रास्ते से आप ऐसी जगह पहुँचेंगे जहाँ रात के वक्त किसी के जाने की हिम्मत नहीं होती। कहा जाता है कि यहाँ पर भूली भटियारी महल है। यहाँ के बारे में सुनकर लोगों को डर लगता है। इसकी वजह है यहाँ होने वाली अजीबोगरीब घटनाएं। इसलिए यहाँ पर एक बोर्ड भी लगा है जिसमें लिखा है कि सूर्यास्त के बाद यहाँ प्रवेश वर्जित है। दिल्ली पुलिस शाम होते ही इस महल की ओर जाने वाले रोड की मोड़ पर बैरिकेड लगाकर रास्ता रोक देती है। कहा जाता है कि जहाँ पर भी ये बोर्ड लगा है वहाँ जरूर किसी नकारात्मक शक्ति का कब्जा है। तभी तो
इस जगह पर कोई गार्ड नहीं है। अगर कोई भी गार्ड यहाँ तैनात किया जाता है तो वह एक रात से ज्यादा रुक नहीं सकता है। आपको बता दें कि इस महल का निर्माण राजा फिरोज तुगलक ने कराया था, जो कभी राजा का शिकारगाह भी माना जाता है। लेकिन राजा की रानी को ये जगह काफी पसंद आई थी, तो उसने इस जगह को रानी के रहने की जगह बना दिया था। राजा अपनी इस रानी से बहुत प्यार करता था, लेकिन एक दिन राजा ने रानी को किसी और के साथ देखा, तो राजा को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई और उसने रानी को सदा के लिए इसी जंगल में कैद कर दिया। ऐसा बताया जाता है कि रानी इसी जंगल में अपना दम तोड़ दिया था। तो कोई कहता है कि रानी को जंगली जानवर खा गए थे, तो वहीं कुछ लोग बताते हैं कि रानी इसी जगह आत्महत्या कर ली थी। रानी की मौत का तो किसी पर कोई पक्का सबूत नहीं है, लेकिन लोगों के अनुसार तभी से रानी की आत्मा राजा से बदला लेने के लिए तड़प रही है। अब जब वे राजा से बदला नहीं ले सकती है, तो वो यहाँ आने वाले लोगों को सताना शुरू कर देती है। यहाँ रहने वाले कई गार्ड ने रात के समय रानी के साये को देखा है, तभी से समय स्थान रात के समय बंद रहता है। दिन के समय में भी आपको यहाँ की हवाओं में एक अजीबोगरीब सी हलचल महसूस होगी। स्पेशल डेस्क आर्यन न्यूज़। जयपुर राजस्थान के पास आभानेरी गांव में चांद बावड़ी भारत की सबसे सुंदर बावड़ी है। बताया जाता है कि इस बावड़ी में 3500 सीढ़ियां हैं। साथ ही सबसे गहरी बावड़ी भी इसी बावड़ी को माना जाता है। रिपोर्ट देखिए आप। आजकल तो खैर कुओं और बावड़ियों की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन आप में से बहुत लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने राजा महाराजाओं के जरिए बनाई गई बावड़ियों के बारे में सुना होगा। हो सकता है कि कुछ ने इन्हें देखा भी हो। आज भी गांव, देहातों और कस्बाई इलाकों में जहां स्थानीय लोगों को पानी की कमी से जूझना पड़ता है, वहां कुओं को खोदकर प्राकृतिक जल का स्रोत तैयार किया जाता है। लेकिन प्राचीन समय में ये बहुत कॉमन था और हर राज्य निकायों के पास अपने अपने कुएं होते थे। राजा महाराजाओं और शाही घरानों के पास तो अपने व्यक्तिगत कुएं भी मौजूद थे, जहां किसी अन्य को आने का अधिकार भी नहीं होता था। इतिहास की धरती पर बहुत से कुओं और बावड़ियों का जिक्र मिलता है, लेकिन आज हम आपको दुनिया की सबसे गहरी बावड़ी से परिचित करवाना चाहते हैं, जो राजस्थान के आभानेरी गांव में स्थित है। यूँ तो आभानेरी गांव के पास अपनी अलग कोई खास पहचान नहीं है, लेकिन जयपुर का एक छोटा सा गांव बावड़ियों की वजह से पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, क्योंकि यहाँ दुनिया की सबसे बड़ी बावड़ी है, जो 100 फीट गहरी है। चांद बावड़ी के नाम से मशहूर इस बावड़ी का निर्माण आज से करीब 1200 साल पहले यानी कि 9वीं शताब्दी के आसपास किया गया था। इस बावड़ी के अंदर 3500 सीढ़ियां हैं, जो नीचे की ओर जाती हैं। उस समय अगर किसी भी व्यक्ति को बावड़ी के भीतर से पानी निकालना होता था, तो उसे पहले 3500 सीढ़ियां नीचे जाना पड़ता था। ये बावड़ी हर्षद माता मंदिर के पास स्थित है। ऐसा कहा जाता है कि चांद बावड़ी का हर्षद माता मंदिर से कोई धार्मिक रिश्ता भी है, जिसके चलते इस मंदिर के ठीक सामने इस बावड़ी का निर्माण करवाया गया। ये मंदिर अपने आप में शिल्पकारी का एक बड़ा नमूना है। इस मंदिर की देवी हर्षद माता को खुशहाली और संपन्नता की देवी कहा जाता है, जो गांव में सुख, शांति और खुशहाल माहौल रखती है। मध्यकालीन युग में बना ये मंदिर स्वयं एक बहुत बड़ा पर्यटन स्थल बनता जा रहा है। यहाँ रोजाना सैकड़ों की संख्या में लोग घूमने आते। चौकोर आकार में बनी ये बावड़ी हर ओर से 35 मीटर लंबी है। 4 कोनों में से 3 कोनों में सीढ़ियाँ हैं, जो गहराई तक पहुंचती हैं। इस क्षेत्र की जलवायु रूखी है और उस समय यहाँ पानी की बहुत कमी रहती थी, तभी इतनी गहरी बावड़ी का निर्माण करवाया गया था। इस बावड़ी में जमा किया गया पानी 1 साल तक स्थानीय लोगों की जरूरतें पूरी करता था। इस बावड़ी की संरचना और सीढ़ियों की बनावट भारतीय शिल्पकारी का एक अद्भुत नमूना है। ये उस समय के वास्तुकारों की समझ और गुणोत्तर ज्ञान का एक बड़ा उदाहरण है। ये गांव राजस्थान की राजधानी
अब प्रमुख शहर जयपुर से करीब 90 किलोमीटर दूरी पर जयपुर आगरा हाईवे पर स्थित है। इस गांव की स्थापना राजा